में जो आपने पढ़ा था वहां से शुरुआत करेंगे। छोटा सा चीज, पिछले क्लास वाले चीजों को हम रिपीट करेंगे। रिपीट इन द सेंस कि आपने सीसीएस सीसीए मतलब क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आज की क्लास में जो पिछली क्लास में कुछ सस्पेंशन आप पढ़ रहे थे, सस्पेंशन चूंकि बीच में ही हम लोग थोड़ा सा क्लास ऑफ करना पड़ा था, तो सस्पेंशन के जो छोटे से पार्ट्स थे कि अगर कोई सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हो जाता है तब उनके केस में क्या होगा, ये रह गया था। दूसरा मैं बता रहा था रीइंस्टेटमेंट के केस में, जब रिटायर ना होके रीइंस्टेट होता है वापस, रीइंस्टेट होने के केस में आप लोगों ने दो तरह के केस पढ़े थे। एक दो तरह के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़े थे। रीस्टेटमेंट तो कई केसेस में हो सकते हैं, किसी का सस्पेंशन एक्सोनरेशन हो जाए, कोई पेनाल्टी लग जाए, फिर वापस आ जाए, रिमूवल डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट को छोड़ करके, इस तरह की बातों में रीस्टेटमेंट होते हैं। आइए जरा रीस्टेट होने के केस में आप लोगों ने देखा था कि जो पीरियड होगा सस्पेंशन पीरियड, वो सस्पेंशन पीरियड को क्या ट्रीट करेंगे। आपने एक चीज पढ़ लिया था सस्पेंशन, देखिए इसमें से थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। हमने रिस्टेट के केसेस में पढ़ रहे थे कि जो सस्पेंशन पीरियड होगा, ठीक है, सस्पेंशन पीरियड, ये सस्पेंशन पीरियड क्या ट्रीट होगा। मैंने कहा था ड्यूटी ट्रीट होगी या नॉन ड्यूटी ट्रीट होगी, ठीक है। ड्यूटी ऑब्लिक करके मैं लिखता हूं नॉन ड्यूटी। ये आपने पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। फिर मैंने कहा था फुल पे मिलेगा या प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा, प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा, ठीक है। इस पे हम लोगों ने फुल पे और प्रोपोर्शनेट पे हमने बात कर लिया था पिछली क्लास में, जहां तक मुझे याद है कि किस किस कंडीशन में फुल पे और प्रोपोर्शनेट पे रहेगा। उस पीरियड को ड्यूटी ट्रीट करेंगे या नॉन ड्यूटी ट्रीट करेंगे, इसके बारे में हमारी बात रह गई थी। 5 मिनट में चाहता था और भी प्रोपोर्शनेट पे या फुल पे के आपने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पढ़े थे। जो कंडीशंस पढ़े थे कि कौन कौन से कंडीशंस में फुल पे मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने फुल पे के लिए कहा था कि अगर क्या हो, सस्पेंशन होली अनजस्टिफाइड हो। फुल पे के एक एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ पिछला रिवीजन के पर्पज से, कि जैसे क्या है सस्पेंशन क्या था, होली अनजस्टिफाइड था। होली अनजस्टिफाइड का मतलब एकदम गलत था। या मान लीजिए आपने ये भी देखा था कि माइनर पेनाल्टी लग रही है गवर्नमेंट सर्वेंट को, माइनर पेनाल्टी के केस में कहते हैं कि नहीं जी सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। प्लस अगर डिले था तो जो डिले हुआ है वो नॉट एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट था, ठीक है। इस तरह के कंडीशन आपने पढ़ लिए थे पूरे पूरे। वीडियो भी यूट्यूब पे है, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। नॉट एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर हमने देखा था प्रोपोर्शनेट पे किस किस कंडीशन में मिलेगा। प्रोपोर्शनेट पे के बारे में भी हमने बात कर लिया था कि जैसे मान लीजिए एक्सोनरेशन तो है लेकिन डिले जो है एट्रीब्यूटेबल गवर्नमेंट सर्वेंट पे हो जाता है तो प्रोपोर्शनेट पे मिलता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो रह गया था। मैंने कहा था आप क्या करेंगे, जो भी अगर अर्न, एक तो आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट, इसका कंडीशन क्या था, दो कंडीशन थे। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको मंथली देना पड़ता था, ठीक है। तभी आपको सस्पेंशन के दौरान क्या मिलता था, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता था। दूसरा मैंने कहा था कि अगर आपने कुछ अर्न किया है, अगर इस पीरियड में, ये भी मैंने बताया था, तो अर्निंग क्या होगा, एडजस्ट किया जाएगा। वो अगर आपका अर्निंग जितना भी है यह अर्निंग आपसे एडजस्ट कर लिया जाएगा। मतलब अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन आपने क्या किया है, कुछ अर्न किया है, तो जो आपका ये पे बनना है, चाहे फुल पे या प्रोपोर्शनेट पे, उसमें से अर्निंग एडजस्टेड होगा। किसमें से, फ्रॉम पे जो भी आपको क्या किया जाएगा, अलाउड, जो भी अलाउड होगा। इसमें से एक स्पेसिफिक कंडीशन आता है जिसकी बात हमने नहीं किया था।
मान लीजिए कोई आदमी सस्पेंशन पीरियड में जो अर्निंग है, मैं कह रहा हूं जो उसकी अर्निंग है, अर्निंग इन सस्पेंशन पीरियड, जब वो सस्पेंड था, सस्पेंशन पीरियड में जो कमाया वो हो रहा है ग्रेटर देन, बहुत कमा लिया था, पे एंड अलाउंसेस एडमिसिबल, जो उसको दिया गया बाद में उससे ज्यादा अलाउंसेस एडमिसिबल, जो उसको मिला उससे ज्यादा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, या मान लीजिए इक्वल टू ही, जितना पे एंड अलाउंसेस एडमिसिबल है उतना ही अर्न कर लिया था। अर्निंग विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने मन से। ऐसे केस में क्या होगा, सरकार कहेगी कि भाई इसमें, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट से मान लीजिए ज्यादा कमा लिया है तो ऐसे होना चाहिए, रिकवरी हो जाना चाहिए, नहीं। ऐसे केसेस में हमेशा हमेशा ऐसे केसेस में डिसीजन क्या रहता है, डिसीजन ये रहेगा, नथिंग इज पेएबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं यहां से देखिए ऊपर ग्रीन में लिख रहा हूं, नथिंग इज पेएबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, पेएबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या होगा, अगर उन्होंने ज्यादा अर्न किया, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट को 50,000 पे मिलना था, पे एंड अलाउंसेस मिला के, अर्न उसने सस्पेंशन पीरियड के दौरान 30,000 किया। एक एग्जाम्पल के रूप में, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप देखिए तो समझने के उद्देश्य से हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सस्पेंशन पीरियड, जिसको मैं लिख रहा हूं S.P, एस सस्पेंशन पीरियड अर्निंग, ये क्या है, 30,000 पर कमाया है उसने, और उसका एडमिसिबल जो पे है, एडमिसिबल पे उस पीरियड के लिए मान लीजिए 50,000 है, तो उसको मिलेगा कितना, अलाउड अमाउंट वही 20 के मिलेगा, 30,000 तो कमा रखा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर उसका सस्पेंशन पीरियड में जो अर्निंग है, मतलब अर्निंग ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड, वो मान लीजिए 60 के है, 60,000 रुपया कमा रहा है, और एडमिसिबल पे उसको अगर कितना है, 50 के उसके लिए, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या होगा, नो रिकवरी। क्लियर है, एग्जाम्पल से कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी, चाहे ज्यादा कमा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अर्निंग विद परमिशन होना चाहिए। आइए, ये फुल पे एंड अलाउंसेस वाले जो पार्ट थे और प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस, उस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जरा देखेंगे किस आधार पे ड्यूटी और नॉन ड्यूटी, चूंकि एक आप समझ चुके हैं तो दूसरा आप इजीली समझ जाएंगे कि जो सस्पेंशन पीरियड है उसमें सस्पेंशन पीरियड को हम कब ड्यूटी ट्रीट करेंगे, कब नॉन ड्यूटी ट्रीट करेंगे, देयर आफ्टर हम लोग पेनाल्टी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ड्यूटी ट्रीट करने के लिए अगर इसको ड्यूटी मानना है या नॉन ड्यूटी मानना है, हम दो कंडीशन एक इधर रख लिए, नॉन ड्यूटी, नॉन ड्यूटी मानेंगे तो पर्पसेस, अब मान लीजिए नॉन ड्यूटी मान लिए इसको, तो फिर पेंशन के लिए उसका क्या होगा, लीव क्रेडिट के लिए क्या होगा, वो सब देखा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए ड्यूटी तब ट्रीट करते हैं जब या तो गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या हो जाए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है अंडर सस्पेंशन था उसका डेथ हो जाए, डेथ के केसेस में सब माफ है। दूसरा देखिए फुल एक्सोनरेशन है, फुल एक्सोनरेशन, पूरी तरह से बरी हो गया, उसका दोष ही नहीं था। ठीक है, ड्यूटी आप ट्रीट करेंगे, मान लीजिए किसी का डिपार्टमेंट से उसको दोषी माना गया लेकिन कोर्ट से उसको हो गया एक्यूटल ऑन मेरिट, कोर्ट में जाके पाया गया कि नहीं वो बरी हो गया। ठीक है, डिपार्टमेंट अब आगे चाहे तो डिसाइड कर सकता है फिर इंक्वायरी करें, लेकिन डिपार्टमेंट जो है ये डिसाइड करता है नो फर्दर इंक्वायरी, कि हम आगे कोई अब फर्दर इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो चलिए इसमें केसेस में केस खत्म हो गया, वहीं पे
पूरे पीरियड को ड्यूटी ट्रीट करना पड़ेगा। सेम जैसे आपने पढ़ चुका है, सस्पेंशन क्या है, होली अनजस्टिफाइड पाया गया कि होना ही नहीं चाहिए था। भले कोई पेनाल्टी लगी है छोटा बहुत, लेकिन हाँ सस्पेंशन होने का कोई अनजस्टिफाइड था। ऐसे केसेस में पीरियड को ड्यूटी ट्रीट करेंगे। आपने देखा माइनर पेनाल्टी अवॉर्ड किया जाए तो सस्पेंशन को हम क्या मानते हैं, होली अनजस्टिफाइड, माइनर पेनाल्टी अवॉर्डेड। आपने एक चीज देखा था, डिम्ड सस्पेंशन। डिम्ड सस्पेंशन के केसेस में आपने देखा था कि क्या होता है, डिम्ड सस्पेंशन में अगर आप डिटेंशन एक्सीडिंग 48 आवर रहता है, ये आपको पता है, लेकिन अगर इरेनियस डिटेंशन था, मतलब कुछ था नहीं, गलती से हो गया था, इरेनियस डिटेंशन हुआ, क्या डिटेंशन गलती से हो गया विदाउट बेसिस, कोई बेसिस नहीं था, ऐसे डिटेंशन की वजह से आप डिम्ड सस्पेंड तो हो गए थे, लेकिन फिर वो रिस्टेट होंगे तो ठीक है, मतलब आपको क्या हो जाएगा कि ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। ऐसे कंडीशंस हैं, तो ऐसे सारे कंडीशंस में ड्यूटी ट्रीट किए जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, जो डिले हुआ है अगर, तो डिले एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। जानबूझ के अगर टैक्टिस प्ले किए हैं फिर भी, लेकिन ऐसे केसेस में ड्यूटी नॉन ड्यूटी में ड्यूटी ही ट्रीट कर लिया जाता है। जो गाइडलाइंस हैं उसमें हमें ड्यूटी ट्रीट करते हैं। अब नॉन ड्यूटी ट्रीट करने के लिए क्या है, नॉन ड्यूटी ट्रीट करने के लिए अब जस्ट उल्टा कंडीशन। जैसे देखिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड, सजा तो इनको मिली है, फुल्ली एक्सोनरेटेड नहीं हुए हैं, ठीक है, या मानिए अगर चले गए कोर्ट में, इनका क्या होता है, जो पेनाल्टी ऑर्डर है, आपने जैसे पिछले दिन देखा था, पेनाल्टी ऑर्डर है, कोर्ट ने क्या किया, सेट असाइड कर दिया, कहा यह सही नहीं है, लेकिन किस वजह से, तो ड्यू टू टेक्निकल रीजन, इनका मेरिट पे एक्यूटल नहीं है, टेक्निकल रीजन से है। टेक्निकल रीजन कौन सा होता है, वही आर्टिकल 311, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोर्ट में हो जाए, या मान लीजिए पाया ये गया कि सस्पेंशन वाज नॉट होली अनजस्टिफाइड, ऐसा कोई भी कंडीशन आए कि सस्पेंशन वाज नॉट होली अनजस्टिफाइड, मान लीजिए पेनाल्टी छोटा सा ही लगा, कोई माइनर ही लगा, लेकिन याद रखिए वो कुछ उनका इस तरह का एक्टिविटीज था, पाया गया कि नहीं, अगर इनको नहीं हटाते, टेम्पररी विड्रॉवल नहीं करते ड्यूटी से, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते। ऐसे केसेस में क्या होता है कि होली अनजस्टिफाइड नहीं माना जाता है सस्पेंशन को, तो ऐसे केसेस में नॉन ड्यूटी ट्रीट हो सकते हैं। जहां जहां भी देखिए ये नॉन ड्यूटी ट्रीट होगा, अगर नॉन ड्यूटी ट्रीट हुआ है तो इस पीरियड के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट के पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या करे, ऐसे देखिए, अगर चाहता है कि इस नॉन ड्यूटी पीरियड को वो कन्वर्टेड इन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, उनको ऑप्शन है कि कन्वर्ट करा सकता है, ये कन्वर्टेड इनटू लीव, अगर उसके अकाउंट में इतना लीव है, ड्यू एंड एडमिसिबल, जो उसके पास है लीव अकाउंट में, जैसे मान लीजिए कोई 60 दिन सस्पेंड रहता है, 60 डेज, अब वो 60 डेज अगर सस्पेंशन का पीरियड है, 60 डेज क्या है, सस्पेंशन पीरियड, तो इसके बदले 60 EL देकर के इस पीरियड को रेगुलराइज करा सकता है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऑप्शन है, लेकिन याद रखिएगा इसमें महत्वपूर्ण बातें, दो महत्वपूर्ण बातें इससे निकल के आएगी। जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसे कितने पीरियड मैक्सिमम कन्वर्ट करा सकते हैं, तो कहते हैं
जो ये कन्वर्जन करा सकते हैं मैक्सिमम 5 ईयर। कितना? मैक्सिमम 5 ईयर्स। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लीव रूल में आप लोगों ने पढ़ा था 5 साल से ज्यादा का लीव नहीं मिलेगा। अगर लीव मिलेगा तो वो डीम्ड रिजिग्नेशन माना जाएगा। तो मैक्सिमम 5 ईयर्स ये क्या कर सकते हैं? परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। अब देखिए, जो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिसको मैं ब्लैक में लिख रहा हूं, टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट, इनके केसेस में जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो मैक्सिमम पीरियड होगा 3 मंथ्स। ठीक है, कितना होगा? 3 मंथ्स। इससे ज्यादा टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं करा सकते हैं। तो याद रखिएगा, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट पूछ देगा कि अगर सस्पेंशन पीरियड है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सस्पेंशन पीरियड है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट चाहते हैं कि उसे कन्वर्ट कराने इनटू लीव ड्यू एंड एडमिसिबल में कितने दिनों तक के लिए मैक्सिमम करा सकते हैं? तो पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, उसी को मैक्सिमम 5 ईयर्स मैंने लिखा है। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में मैक्सिमम 3 मंथ्स रहेगा। इसके अलावा उन्हें कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। देखिए, अब दो बातें आपने पढ़ा कि प्रोपोर्शनेट पे या फुल पे और ड्यूटी नॉन ड्यूटी। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी नॉन ड्यूटी पीरियड के लिए भी, ठीक है, कह सकते हैं जो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंस डिनाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि अगर कोई पीरियड नॉन ड्यूटी पीरियड है तो ये एक नया एनओटी नोट करके लिखें। आप जैसे लिखें, मैं चार्ट में ही लिखते चलता हूं। आपको स्टडी मटेरियल ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है और क्वेश्चन भी शेयर करेंगे, बनाने के लिए आपको मिलेगा। तो सब आप व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेगा, आप उसमें बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इस नॉन ड्यूटी पीरियड के लिए, किसके लिए? इस नॉन ड्यूटी पीरियड के लिए भी आप याद रखिएगा, प्रोपोर्शनेट पे एटलीस्ट, मतलब कम से कम, अगर कम पे भी दे रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस जो भी होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसे लिख रहा हूं, कैन नॉट बी डिनाइड, कैन नॉट बी डिनाइड। आप डिनाई नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिनाइड फॉर एनी पीरियड, एक दिन के लिए भी ऐसा अपने मन से नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ड्यूटी ट्रीट हो, नॉन ड्यूटी ट्रीट हो, या पे प्रोपोर्शनेट या फुल पे मिले से, इस दोनों का ड्यूटी ट्रीट होने से या पे मिलने से इसका कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन सेम सेम दिखते हैं बट लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई पीरियड नॉन ड्यूटी ट्रीट हो लेकिन उसके लिए फुल पे भी मिल सकता है। मतलब मैंने नीचे लिख दिया है कि प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिनाइड, इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी पीरियड। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, हम एक चीज जो पिछले क्लास में रह गया था, कोई रिटायर हो जाता है सस्पेंशन के दौरान, तब क्या होता है? ड्यूटी नॉन ड्यूटी, उसके बाद पे, प्रोपोर्शनेट पे, फुल पे, इसमें आप समझ लिए हैं और इसमें क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण इसके एस्पेक्ट्स हैं, आप सारे कुछ समझ चुके हैं। आइए जरा जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं वो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के केस में क्या करते हैं। ठीक है, देखिए पहले, सबसे पहले हम मानते हैं कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन के दौरान अगर रिटायर होता है, अगर माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग है तो कहा जाता है कि भाई इसको ज्यादा असर नहीं है रिटायरमेंट के बाद, तो आप इसको क्या करिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर माइनर पेनाल्टी नहीं है तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोसीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट, प्रोसीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट क्या रहेगा, हम इस तरह से पढ़ने जा रहे हैं।
आइए जरा देखते हैं, कोई व्यक्ति, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके अगेंस्ट कोई क्या है, चाहे वो सस्पेंड हो या ना हो तो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग है, या कहिए कोई जुडिशियल इंक्वायरी पेंडिंग है, मतलब कोर्ट भी कोई इंक्वायरी कर रहा है, जुडिशियल इंक्वायरी इज पेंडिंग, कुछ भी ऐसा है। ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड है तो सस्पेंड ही जाएंगे, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सस्पेंड है तो कोई बात नहीं, तब भी वो जाएंगे। ऐसे केसेस में इनको क्या क्या मिलेगा, देखिए अलाउड क्या क्या है। इन ऐसे केसेस में इनको अलाउड हो जाता है प्रोविजनल पेंशन, क्या मिल जाएगा, प्रोविजनल पेंशन, एक तो ये दे दीजिए। लेकिन प्रोविजनल पेंशन के लिए ना क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत होती है, वो क्वालिफाइंग सर्विस प्रीसीडिंग द डेट, जो कह सकते हैं सस्पेंशन से अगर हुआ हो रखा है तो पहले का डेट होना चाहिए, मतलब सस्पेंशन जिस दिन हुआ उससे एक दिन पहले का डेट, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन। अगर नहीं हुआ है सस्पेंशन तो लास्ट तक के लिए मिल जाएगा, ये दोनों में एप्लीकेबल होता है। तो क्वालिफाइंग सर्विस प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन, इफ क्या था, गवर्नमेंट सर्वेंट वाज अंडर सस्पेंशन, अगर था तो, इसीलिए मैं क्लियर करके लिख देता हूं कि अगर सस्पेंशन में था तो क्वालिफाइंग सर्विस उससे पहले का ले लेंगे। देखिए दूसरा चीज, एक तो मिल गया प्रोविजनल पेंशन, फिर नहीं रोकेंगे, फैमिली उसके पीछे होता है। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट क्या है, एक वाणिज्यिक प्रक्रिया है, वाणिज्यिक मतलब कह सकते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी, आप अपना ईएल बेचते हैं, सरकार देती है अप टू 300 तक का, आपने लीव रूल में इस बात को पढ़ा है। देखिए इस एक्टिविटी में क्या होगा, इस एक्टिविटी में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देखते हैं, अगर लगता है कि कुछ चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ सम रिकवरी है, अगर उनको लगता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसा फील करते हैं, उनको लगता है कि इसके खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मनी रिकवरी है, अगर मनी रिकवरी की पॉसिबिलिटी है तो क्या करेंगे, इस लीव इनकैशमेंट का होल या पार्ट, जितना आपको लगे कि जितना आपको लगता है होल या पार्ट, उसे क्या करेंगे, विदहेल्ड कर लेंगे। आपको लगेगा नहीं नहीं 20% विदहेल्ड कर लो, 80% इसका दे दो, तो लीव इनकैशमेंट का 80% दे देंगे, 20% विदहेल्ड रहेगा। नहीं लगेगा नहीं पूरा लीव इनकैशमेंट रोक लो, तो पूरा भी रोक सकते हैं। मीन्स लीव इनकैशमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड हो गया जा करके कि भाई वो चेक करेंगे ग्रेविटी, क्या मनी रिकवरी का केस तो नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे नोट अलाउड क्या क्या रहता है, नोट अलाउड जो उनको नहीं मिलेगा, ये नोट अलाउड वाले में आप देखेंगे इनको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, जो रिटायर हो रहे हैं जिंदा, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इनको नहीं मिलता है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के अलावे जो पेंशन का एक सेल करते हैं कम्यूटेशन, अभी इस पे बात ज्यादा नहीं करेंगे, पेंशन रूल हम लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं, कम्यूटेशन भी अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी बाद में एक्सनरेट हो गया तो उसका तो कोई दोष नहीं था, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सनरेटेड, बरी हो गया कि भाई हम तो कोई गलती नहीं किए थे, ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनको मिलता है इंटरेस्ट, ग्रेच्युटी पे क्या मिलता है, ग्रेच्युटी तो मिल ही जाएगा, ग्रेच्युटी प्लस इंटरेस्ट इनको मिल जाएगा, जो उनका इंटरेस्ट बनता था, इंटरेस्ट देयर ऑन, सबके लिए रेट जीपीएफ रेट होता है, ठीक है, जो जीपीएफ पे मिल रहा होता है जनरल प्रोविडेंट फंड पे, वही रेट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इनको दे दिया जाता है। दूसरी बात, जो कम्यूटेशन की बात मैं कर रहा था,
कम्यूटेशन ना आप देखिएगा, जब पेंशन पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। अगर विद इन 1 ईयर कराते हैं आप रिटायरमेंट, अगर आप विद इन 1 ईयर आप रिटायरमेंट कराते हैं तो कोई आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर कम्यूटेशन कराने जाएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये क्या होता है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप करते हैं, विदाउट एमसी। तो उनके केसेस में जब एक्सोनरेशन हो गया है किसी का, तो ये जो 1 ईयर पीरियड काउंट करते हैं, ये 1 ईयर पीरियड की काउंटिंग कहां से होती है? 1 ईयर पीरियड इज काउंटेड, कहां से काउंट करते हैं? फ्रॉम डेट ऑफ एक्सोनरेशन ऑर्डर, जिस दिन उनका फाइनल ऑर्डर हुआ कि भाई ये बरी हो गए, वहां से 1 साल काउंट करते हैं। तो मतलब इनको एक ये फायदा रहता है और फिर उसी हिसाब से ये इनको कम्यूटेशन दिया जाता है, तो कोई लॉस नहीं होने दिया जाता है। लेकिन देखिए, तो एक्सोनरेशन की बात मैंने कहा क्या क्या मिलेगा। अब मान लीजिए कोई आदमी एक्सोनरेट हुआ तब, लेकिन अगर अभी चल रहा है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग कैसे बढ़ेगा? इसी में हाउ प्रोसीडिंग जो है कैसे कंटिन्यू करेगा, हाउ प्रोसीडिंग कंटिन्यू आफ्टर रिटायरमेंट। अब इस चीज को हम समझेंगे, हाउ प्रोसीडिंग कंटिन्यू आफ्टर रिटायरमेंट किस तरह से रहेगा। आइए जरा इस टॉपिक को कि अब कैसे प्रोसीडिंग को हमें लेके आगे बढ़ना है, कैसे एक्शन होगा, जो आपके सीसीए रूल का मेजर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मतलब कह सकते हैं, मैं इसे अगर ऐसे लिखूं कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, ठीक है, ये कैसे रहेगा, हाउ कंटिन्यू आफ्टर रिटायरमेंट। हाउ समझने के लिए मैंने सिंपल शब्दों में कर दिया है, आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्रोसीजर होगा। आइए देखिए, इस रूल में चेंज भी आया था, हल्का सा पेंशन का पार्ट इसमें से जुड़ता है, मैं यहां बता देता हूं और पेंशन में भी आपको देखेंगे। कहते हैं अगर ये चल रहा है तो क्या होगा, जो प्रोसीडिंग है विल कंटिन्यू, रूल आपका कहता है विल कंटिन्यू आफ्टर रिटायरमेंट। अगर कोई बड़ा, देखिए इसी में मैं दूसरा बात लिखता हूं, इफ प्रोसीडिंग जो था, प्रोसीडिंग किसके लिए था, वाज फॉर माइनर पेनाल्टी, छोटे वाले पेनाल्टी के लिए था, तो इसे क्या करिए, कंक्लूड जल्दी जल्दी करके बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है, इसको रिटायरमेंट से पहले कर लीजिए। माइनर पेनाल्टी का ना, अभी आज आप पेनाल्टी पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे पेनाल्टी, ठीक है, थोड़ा हम लोग का क्लास डिले हुआ है बट कोई बड़ा इशू नहीं है, हम लोग पेनाल्टी आज जरूर पढ़ेंगे, 10 बजे तक का समय तो है। तो देखिए कंक्लूड बिफोर रिटायरमेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बिल कंटिन्यू रहेगा अदरवाइज इसको छोड़ करके, ये तो मैंने एक्सेप्शन बता दिया, ठीक है, कि अगर उसके लिए है, अदरवाइज बिल कंटिन्यू रहेगा। जब मान लीजिए अब इनका इंक्वायरी क्या होगा, पेंशन रूल के तहत होने लगेगा, सीसीए रूल तो है ही लेकिन अभी पेंशन रूल के तहत होगा, और जो फाइनल ऑर्डर पास होगा, जो भी फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा, बिल भी पास की पेनाल्टी लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है, वो किसके नाम से होगा, तो कहते हैं बाय द नेम ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पहले प्रेसिडेंट बोला जाता था, अब मैं कह रहा हूं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आखिर कौन होंगे, इस रूल में चेंज आया, थोड़ा सा सुधार किया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में
आइदर प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट कहां पे, जहां पे क्या है, जिस केसेस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट थे, जहां पे क्या थे, वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब आप लोगों को याद आया जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डिफिनीशन पढ़े थे, वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, जहां खुद राष्ट्रपति अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे उस पोस्ट के लिए, मतलब राष्ट्रपति का मतलब मिनिस्टर, तो वहां पे हमेशा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट होंगे और जो भी ऑर्डर पास होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से पास होगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा कहते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कहां होगा, सेक्रेटरी कहां होगा, तो वेयर, जैसे कि ये कह रहे हैं ना, वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट, वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज अदर देन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अलावे कोई था, वैसे वैसे सारे केसेस में, जितने केसेस होंगे अदर देन प्रेसिडेंट वाले में, सब में किसके अप्रूवल से होगा पेनाल्टी का सब कुछ काम, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, और अदरवाइज जिसमें खुद प्रेसिडेंट थे उन्हें प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होगा। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं रहे, जो यही दोनों प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बन गए। क्लियर है कि मतलब अब इनके नाम से होगा, फिर इंक्वायरी होगी, कंप्लीट होगा, जो मेजर पेनाल्टी लगने होंगे लगेगा। ठीक है। अगर माइनर पेनाल्टी का केस है तो चूंकि इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, इसलिए इसको कंक्लूड करिए बिफोर रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायर अभी पेनाल्टी पढ़ेंगे, रिटायर लोगों में क्या उनका इंक्रीमेंट विदहेल्ड करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिटायर हो गए हैं। ठीक है। लेकिन मेजर पेनल्टी का फर्क होता है, देखेंगे अभी, आज आप पढ़ेंगे तो ये रिटायरमेंट के बाद भी होगा। एक सवाल मन में आएगा कि सर कोई आदमी रिटायर हो गया और तब भी उसको डिपार्टमेंट वाले रिटायरमेंट के बाद खुन्नस निकालने के लिए पकड़ लेते हैं, तो क्या आफ्टर, अगर मान लीजिए आफ्टर रिटायरमेंट भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहता है, क्या इनिशिएट भी हो सकता है? तो मैं हेडिंग डालता हूं इनिशिएशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, क्या शुरुआत भी हो सकता है रिटायरमेंट के बाद? इनिशिएशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट। एक बार आदमी रिटायर हो गया, खुशी खुशी घर आ गया, अब कल से जो उनके दोस्त थे वही दुश्मन बन बैठे वहां पे। देखिए हो सकता है, ये हो सकता है, इसके लिए कहा जाता है कि आपके रिटायर में अगर आप सर्विस में गलती करके जल्दी जल्दी भाग गए हैं तो पकड़े जाएंगे। मैं इसके लिए लगाता हूं इफ कंडीशन इसमें है कि जो उनका मिसकंडक्ट है वो, इफ मिसकंडक्ट जो है वो किसका है, तो ड्यूरिंग सर्विस का है, ड्यूरिंग सर्विस का है। सर्विस के दौरान जब 59 इयर्स में थे तो उन्होंने ब्राइबरी कर ली, रिटायर हो गए, या रिटायरमेंट के एक दिन पहले खूब ब्राइब ले लिया, अब बोले कल से तो रिटायर है, मेरा क्या। ऐसे केसेस में क्या हो सकता है? यस, देखिए दो कंडीशन कहते हैं कि इसमें से अगर जब भी आप करना चाहते हैं तो सैंक्शन ऑफ, कह सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैं अब तब से लिखने लगा हूं जब से प्रेसिडेंट के साथ साथ सेक्रेटरी भी आ गए हैं, मैं लिखने लगा हूं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं प्रेसिडेंट। कहां पे होंगे? जहां अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, जहां पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट हैं वहां पे कौन होंगे? सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का एज दी केस में भी, जो भी केस होगा, ये रूल मैं आपको बता चुका हूं, थंब रूल, तो आप उसे ध्यान रखेंगे कि सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड, आप प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, अपने मन से कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जैसा भी केस होगा अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड। क्लियर। दूसरा कंडीशन है
कहा कि देखिए रिटायरमेंट के बाद दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, इससे बचने के लिए कहा कैन नॉट, आप नहीं कर सकते हैं स्टार्ट, कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। कहा किससे कब नहीं कर सकते हैं, कहा इन रिस्पेक्ट ऑफ, कोई भी मान लीजिए इवेंट, ब्राइबरी ही उन्होंने किया, वो कब हुआ है, तो कहते हैं विच टुक प्लेस, कब घटित हो गया, हो रखा है, कहते हैं 4 years बिफोर, 4 साल पहले हो रखा है। जैसे मानिए मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपने 4 साल पहले कोई घटना कर रखी है और उस घटना का 4 साल बीत गया, तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कोई नहीं इनिशिएट कर सकता है। जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट है मिस्टर ए, ठीक है, ये क्या करते हैं 59 ईयर्स में ब्राइबरी करते हैं, घूस ले लेते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई मिसकंडक्ट करते हैं, ब्राइबरी तो हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। अब इसमें 4 साल इनके उम्र में जोड़िए, कितने हो गए 63, 63 ईयर्स में जो उनका वो बर्थडे आया पार करते ही, अब इस मिसकंडक्ट के लिए 63 साल का जब ये एज पार कर गए, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड, आप नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई 56 साल में अगर गड़बड़ कर लिए हैं और रिटायरमेंट हो गया 60 में, इंसिडेंट का 4 साल पूरा हो रखा है, तब उसके लिए अब आप उनको नहीं पकड़ेंगे। क्लियर है? एग्जांपल से कोई रिटायरमेंट के लास्ट डे ब्राइब या कुछ मिसकंडक्ट करके निकल गए हैं एवं रिटायरमेंट के दिन भाषण देने में अपने ऑफिसरों के ऊपर गुस्सा दिखा दिए, नहीं दिखाना था, पोलाइट मैनर में बिहेव करने थे, अगर दिखा दिए तो फिर क्या होगा, उस पे अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगले 4 साल तक खतरा मंडराते रहेगा कि भाई इन्होंने किया है, हो सकता है कहीं गुस्सा हो जाए। इसलिए रिटायरमेंट डे में भाषण देने में कभी कुछ गड़बड़ नहीं बोलने हैं। कई लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि हमको ये नहीं दिया, टेबल नहीं दिया, कंप्यूटर नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। आइए अब जो हम लोग चलने वाले हैं इसमें यहीं तक, सस्पेंशन से आगे रूल 10 से अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, चीजें आएंगी जिसे हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे। अब रूल 10 से आगे चलते हैं, सीसीएस सीसीए का रूल 11, ये है बड़ा ही खतरनाक पेनाल्टी। आज आपको पेनाल्टी भी समझना है, पेनाल्टी के साथ साथ कैसे ऑपरेशन ऑफ पेनाल्टी होता है, मतलब कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये भी समझना है। इससे कोई भी तरह का क्वेश्चन आए, हम लोग पेनाल्टी पढ़ेंगे, फिर प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। मे पॉसिबल क्लास थोड़ा अगर छोटा रहेगा तो 2 क्लास खींच जाएंगे, डोंट वरी, क्लास की संख्या बढ़ जाएगी आप लोगों को, ठीक है, लेकिन रूल बड़े हैं, पढ़ने अच्छे से हैं, कोई चीज छोड़ना नहीं है। देखिए पेनाल्टी जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेजर पेनाल्टी। मेजर क्यों बोलते हैं, थोड़ा खतरनाक है, असर ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए इसको मेजर पेनाल्टी में बोला गया। एक होता है माइनर वाला, इसका असर कम होता है, असर जब कम होता है तो छोटे छोटे गलतियों के लिए दिया जाता है माइनर पेनाल्टी। लेकिन पेनाल्टी के अलावे भी कई तरह के हमारे पास क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है, हर किसी से हो जाती है। देखिए जब हर किसी से ऐसी गलतियां हो जाती है तो क्या हर चीज के लिए पेनाल्टी ही लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। कुछ ऐसे ही हमारे पास कि गवर्नमेंट सर्वेंट को हम क्रिटिसाइज कर सके उनके गलतियों के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मिस्टेक्स किए, इसके लिए क्या कर सकें, एडवर्सली क्रिटिसाइज कर सकें, एडवर्सली क्रिटिसाइज कर सकें। इससे एडवर्सली क्रिटिसाइज करने से क्या होता है, उनको एक सुधरने का मौका मिलता है।
ऐसे एडवर्सली क्रिटिसाइज करने के लिए एक व्यवस्था है कि आप उन्हें वार्निंग दे दीजिए, लिख करके वार्निंग दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं। वार्निंग के लिए दूसरा शब्द एडमोनिशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग वार्निंग का ज्यादा देखते होंगे, या रिप्रीमेंड भी कहते हैं, एडमोनिशन, रिप्रीमेंड, कुछ भी कहिए, ऐसे नाम आपको रूल बुक में मिलेंगे, तो मैं सारा लिख देता हूं। इसी के लिए लेटर ऑफ कॉशन भी देते हैं कि आगे आप ठीक से रहिए, लेटर ऑफ कॉशन, ठीक है। या कई जगहों पे ना लोग एडवाइजरी भी बोलते हैं कि देखिए उनको एडवाइजरी मिला है, ठीक है, कि ऐसे नहीं करना। आपका ऑफिसर आपको लिख के देता है कि फ्यूचर में रोज आप लेट नहीं आओगे, आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, इस तरह का बिहेव नहीं करोगे। ये सब कोई पेनाल्टी नहीं है, याद रखिएगा। मैं पहले पहले लिख देता हूं नॉट अ पेनाल्टी, लिख के दे दिया तो क्या हुआ, लेकिन इसका क्या असर है? इसका मेन पर्पस है, ना पेनाल्टी है ना पनिशमेंट है, ये है आपका एक तरह से कहिए फॉर्मल क्रिटिसाइजिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, फॉर्मल क्रिटिसाइज करने के लिए लिखित रूप से आपको दे दिया गया है। मान लीजिए कोई भी पेनाल्टी लगती है, ये पेनाल्टी जो लगती है इसके लिए रूल कहता है, इसके लिए क्या होना चाहिए? कहता है गुड एंड सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड एंड सफिशिएंट रीजन। एक बार एग्जाम में पूछा था कि पेनाल्टी लगाने के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन में था कि सफिशिएंट रीजन, गुड एंड सफिशिएंट रीजन, गुड रीजन, ठीक है, इस तरह का नन ऑफ दीज। तो आपको पूरे पूरे वर्ड याद रखने हैं, गुड एंड सफिशिएंट रीजन। चलिए, गुड एंड सफिशिएंट रीजन अगर नहीं हो, पेनाल्टी नहीं लगेगी। क्या किसी को एडवर्सली क्रिटिसाइज करने के लिए गुड एंड सफिशिएंट रीजन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे कुछ छोटा मोटा गलती किया, मान लीजिए छोटे मोटे गलती, हर गलती के लिए फांसी थोड़ा हो सकता है, गलतियां का भी ग्रेविटी होता है। कोई किसी को एक थप्पड़ मारा, कोई किसी का मर्डर कर दिया, दोनों में तो अंतर है। तो इसलिए छोटे मोटे गलतियों के लिए आप एडवर्सली क्रिटिसाइज करते हैं। ये जो है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ये आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए क्या करते हैं? ऐसा लिख के देते हैं। कई बार जब वो नहीं मानते, बार बार आपके कहने पे भी, तब आप क्या करते हैं? तब कहते हैं कि अगर आपको लगता है, तब कहते हैं कि भाई इससे क्या करिए। ऐसे नॉर्मली ये सब चीजें कहाँ रखा जाता है? जो पर्सनल फाइल होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसमें, और कैरेक्टर रोल में एंट्री नहीं की जाती है, कैप्ट इन पर्सनल फाइल, पर्सनल फाइल में रख देते हैं। साल भर के बाद फाड़ के फेंक भी देते हैं कि भैया थोड़े समय के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मान लीजिए आपके साथ के जो एम्प्लाई हैं, वो जिसको कहते हैं कि इतने बदमाश हैं कि मान ही नहीं रहे हैं, अगर ऐसा कंडीशन पैदा हो जाए, मतलब सरकुमस्टांसेस कैरेक्टर रोल में नहीं रखने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इफ, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, इफ कह सकते हैं सिचुएशन ही ऐसा उन्होंने क्रिएट कर दिया, अब पेनाल्टी की जरूरत नहीं है, बट वो बार बार ऐसा मिस्टेक्स कर रहे हैं। इफ सिचुएशन वारंट्स, अगर सिचुएशन ही ऐसा पैदा कर दिए कि क्या हो गया, कीप इट इन कैरेक्टर रोल, आप उनको, अब उनको आपके कीप इट इन कैरेक्टर रोल्स, उनको लगाना पड़ा आपके अपार में जा करके, सॉरी, कैरेक्टर रोल्स। तो इसको अगर रखना पड़ता है तो अब लग गया अपार में, तो समझ ही रहे हैं ना, अब तो एक लिखा हुआ परमानेंट रह गया,
तो इसको बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एडवर्स एंट्री। कहते हैं ना कि अपार में एडवर्स एंट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूट एडवर्स एंट्री। अगर जैसे आपका अपार में कम मार्क्स आता है तो आप अपील करते हैं, तो एडवर्स एंट्री के अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, अपीलेबल है। आप तुरंत उनके जो हायर ऑफिसर होंगे उनको आप क्या करेंगे, अपील करेंगे कि भाई देखिए हमारे अगेंस्ट ऐसा अपार में ये कर रहा है, अगर जरूरत पड़ती है तब, लेकिन वो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाता है। तो आप लोग ये वार्निंग, एडमोनिशन, रिप्रीमेंड या लेटर ऑफ कॉशन, एडवाइजरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, ये कोई पेनाल्टी नहीं है, इसके लिए कोई गुड एंड सफिशिएंट रीजन नहीं हो। बाय द वे ये अगर कैरेक्टर रोल्स में रखा जाए तो एडवर्स एंट्री कंस्टिट्यूट होता है। एडवर्स एंट्री कंस्टिट्यूट होने पे प्रमोशन के टाइम में इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, आपको अपार में ऑब्वियस कम मार्क्स मिलेंगे जब इस तरह का चीज रहेगा। तो अब आइए हम चलेंगे पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी की बात करेंगे, माइनर पेनाल्टी की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पेनाल्टी के लिए। पेनाल्टी दो तरह के हैं, मेजर पेनाल्टी और माइनर पेनाल्टी। आइए जरा जगह बना लें। अब पेनाल्टी मैं थोड़ा तिरछा लिखता हूं, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे, मेरी आदत है एक्चुअली, इसमें मुझे लिखने में नहीं बनता सीधा, तो मुझे लिखना पड़ता है इस तरह से। पेनाल्टी रूल नंबर 11, आप लोग याद रखिएगा, कभी भी रूल पूछ देगा नंबर भी। अब मैं इस तरफ रख रहा हूं माइनर पेनाल्टी, छोटा वाला माइनर पेनाल्टी, और इस तरफ मैं लेके चला आता हूं मेजर पेनाल्टी, बड़ा वाला। दोनों जुड़ा हुआ है, आज पेनाल्टी को समझेंगे भी और इससे बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चीजों को समझेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी समझेंगे। देखिए माइनर पेनाल्टी में सबसे पहले होता है, जो मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं वो सेंस्योर की बात कर रहा हूं। सेंस्योर क्या है, जैसे आपने ऑफिसरों से बहस कर ली, ये कर ली, लिख करके आपके कार्य की निंदा है, ये पेनाल्टी है। एडमोनिशन जो मैंने कहा वो पेनाल्टी नहीं थी। देखिएगा दोनों सेम सेम दिखता है लेकिन एक पेनाल्टी नहीं है, बट सेंस्योर क्या है, एक पेनाल्टी है। इसमें आपके लिखित रूप से, ये आपके कैरेक्टर रोल में लगेगा, जितनी भी पेनाल्टी होगी सब आपके कैरेक्टर रोल में एंट्री करना मस्ट है। ठीक है, आपका सर्विस रिकॉर्ड में भी ये रखा जाएगा कि इनके ऊपर एक बार पेनाल्टी लगी थी। एडमोनिशन, वार्निंग, एडवाइजरी, कॉसी, सबका कोई सर्विस रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता है, पर्सनल फाइल में रखिए फिर फट के हट जाता है। तो सबसे छोटा वाला जो पेनाल्टी है, माइनर, आपके काम की लिख करके निंदा करते हैं, वो सेंस्योर है। उसके बाद जो आता है, देखिए मैं इसको ना नंबर लिखने के लिए रोमन 1 का इस्तेमाल करता हूं, मैं रोमन 1 का इस्तेमाल करूंगा। आपको नंबर भी ऐसे ही याद रखना है, ये रोमन 2, क्योंकि नंबरिंग भी महत्वपूर्ण है, कभी नंबर भी आपसे पूछ दिया जाएगा। दूसरा है विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, आपका प्रमोशन रोक दिया गया, सबको दिया गया, आपका प्रमोशन का एक बार रोक दो, एक बार रोक दिया, आगे फिर आया तो मिला आपको। विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन जो है वो माइनर पेनाल्टी के रूप में काउंट किया जाता है। थर्ड पेनाल्टी जो मैं रोमन 3 कह रहा हूं, वो मैं कह रहा हूं आपने कुछ लॉस किया गवर्नमेंट का, मान लीजिए नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ऑर्डर की वजह से, तो रिकवरी कर लेते हैं आपके पे से, कहते हैं कि चलो भाई रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी माइनर पेनाल्टी है। कहें पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट से रिकवरी किस लिए करते हैं, चाहे जो भी हो, कहते हैं आपने क्या किया, जो भी पिकुनियरी लॉस गवर्नमेंट का हुआ था, पिकुनियरी, जैसे कि आप स्टोर देख रहे थे, तो पिकुनियरी लॉस ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू किस वजह से, आपसे अनजाने में हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्यू टू ब्रीच ऑफ ऑर्डर। मैं उदाहरण देता हूं इसका, ब्रीच ऑफ ऑर्डर
या कह सकते हैं और नेग्लिजेंस। ये प्रूफ होना चाहिए कि नेग्लिजेंस हुआ है या ब्रीच ऑफ ऑर्डर है। जैसे आप स्टोर मेंटेन करते हैं, हम जीएफआर जब पढ़ेंगे, जनरल फाइनेंशियल रूल पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो आपके यहाँ के सामान खरीद के आते हैं ऑफिस में, उनको मेंटेन करने के कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। लेकिन आपने क्या किया, उस ऑर्डर को तोड़ करके मेंटेन नहीं किया और सामान बारिश पड़ा सब सड़ गया, कई महत्वपूर्ण चीज खराब हो गए, वो ब्रीच ऑफ ऑर्डर था। तो जो स्टोर के इंचार्ज हैं उनसे पिकुनियरी लॉस रिकवर कर लिया जा सकता है, पेनाल्टी लगा के किया जा सकता है। ये कहलाएगा माइनर पेनाल्टी। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ ने रोमन 3A, ये बाद में जुड़ा था इसलिए हम इसे रोमन 3A कह रहे हैं। रोमन देखिए 1 2 3 रोमन 3A, ये कहते हैं, इसको समझिएगा। रोमन 3A को मैं रेड में लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिडक्शन टू, वर्डिंग देखिएगा, इसका मीनिंग भी हम उदाहरण से समझेंगे। रिडक्शन टू लोअर स्टेज, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल। टाइम स्केल का मतलब देखिए, पहले टाइम स्केल हुआ करता था, अब टाइम स्केल का मतलब आप स्केल समझिएगा। रिडक्शन टू लोअर स्टेज में कह रहा हूं, स्टेज का मतलब क्या है, टाइम स्केल बाय, अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ने जा रहा हूं जो मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूं। बाय 1 स्टेज, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक स्टेज अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं इसका एग्जाम्पल आप देखिए, आप लेवल 7 जिसमें एसओ आते हैं, मैं उसी का लेता हूं। आप लेवल 7 का पे चार्ट जब 7th पे से निकाल के देखेंगे तो पहला कितना 44,900 है पहले सेल में। दूसरे सेल में आप 7th पे का चार्ट देखिएगा 46,200 आएगा। हो सकता है अमाउंट थोड़ा चेंज भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। 47,600 आ जाएगा। ऐसे ही बढ़ते चलेगा। अगले सेल में देखेंगे, लेवल तो एक ही है, लेवल 7 ही है, अगले में देखेंगे 49,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब किसी का मान लीजिए कोई आदमी 49,000 का पे ले रहा था, उसके पे को क्या करते हैं, 49,000 से घटा के कहते हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए, जो हम बात करेंगे नीचे, कहते हैं 47,600 कर दो। कितना स्टेप कम किए, एक स्टेप कम किए। कितना कम किए, बाय 1 स्टेज। तो याद रखिएगा ये 1 स्टेज वाला ही है। अगर 2 स्टेज कम कर देते तब क्या होता, 49,000 से 46,200, तब वो मेजर पेनाल्टी हो जाता, अदरवाइज ये माइनर रहेगा। तो मैंने कहा रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज। आप इसमें कुछ और 3 चीजें जोड़ते हैं, 3 महत्वपूर्ण चीजें। देखिए एकदम ब्रेक करके देखिए 3 महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं। कहते हैं उसके पेंशन पे इफेक्ट ना करे, मतलब इसका कोई पेंशन जब बनेगा ऐसा माना जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नोट एडवर्सली अफेक्टिंग पेंशन, पेंशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट नहीं करना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा कहा पीरियड, कितने दिनों तक ये एक स्टेज कम चलते रहेगा, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा नहीं, ठीक है। कहा और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, कोई इसका भविष्य में प्रभाव नहीं रहेगा आगे चल के। कम जब ये खत्म हो जाएगा पेनाल्टी का पीरियड, तो वो ऐसे एलिजिबल हो जाएंगे जैसे कि उनके ऊपर कोई पेनाल्टी थी नहीं। उनके जो बैचमेट होंगे ना उसके एकदम बराबर आ जाएंगे, साथ वाले दोस्त के
बराबर आ जाएंगे एक सर्टेन पीरियड के लिए उनको, वो भी पीरियड लेस देन 3 इयर्स। सवाल ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए 1 स्टेज न लगा के 2 स्टेज लगा दें, इसमें से कोई भी एक कंडीशन वायलेट करने पे अगर इसके अलावे कुछ भी होगा तो मैं कहता हूं अदर देन जो भी होगा, कौन सा पेनाल्टी नंबर था 3A, अदर देन 3A जो भी होगा वो हो जाएगा कौन सा पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी। और वो मेजर पेनाल्टी का नंबर आएगा आपके सामने आज ही आने वाला है, उसका नंबर आ जाएगा मेजर पेनाल्टी नंबर रोमन 5। मतलब मैं इसे कहूं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का रिडक्शन टू लोअर स्टेज होता है, एक स्टेज नीचे कर दिया जाता है, लेकिन वो 4 साल के लिए कर दिया जाए, 3 साल से ज्यादा मेजर पेनाल्टी हो जाएगी। मान लीजिए 3 साल से कम है, 1 स्टेज है, पेंशन पे इफेक्ट नहीं है लेकिन कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ है, तो भी वो मेजर हो जाएगी। इसमें से कहने का मतलब कोई एक भी कंडीशन वायलेट होता है वो पेनाल्टी रोमन 5 में मेजर पेनाल्टी हो जाएगी। क्लियर है? कौन सा पेनाल्टी हो जाएगी? रोमन 5। हम आएंगे अभी रोमन 5 पे। जरा 3A के बाद रोमन 4 तो हम देख लें। जरा रोमन 4 में क्या है? बहुत ही अच्छा है रोमन 4, खूब लोग इस पे सवाल भी बनाते रहते हैं। विद होल्डिंग, जैसे प्रमोशन विद होल्ड करते थे, विद होल्डिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट, क्या करेंगे? फ्यूचर इंक्रीमेंट को विदहेल्ड कर लेंगे। अच्छा एक शब्द मैं कह रहा हूं, फ्यूचर इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट मिल चुका है, जैसे मान लीजिए किसी को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिल गया है, वो नहीं छीनेंगे, फ्यूचर। अब अगला जुलाई में जो इंक्रीमेंट आएगा उसको विदहेल्ड करना है। फ्यूचर का मतलब क्या? आने वाला, अपकमिंग। अपकमिंग जो होगा, आने वाला जो उनको इंक्रीमेंट मिलने वाला होगा, अपकमिंग इंक्रीमेंट को विदहेल्ड करेंगे। कई लोग समझ लेते हैं कि जो इंक्रीमेंट मिला हुआ है उससे अभी तुरंत ही इफेक्टिव नहीं होता। ये विदहोल्डिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट जब किसी को लगता है, कहा जाता है कि 2025 में तो इसको मिल गया है, हम पेनाल्टी फ्यूचर इंक्रीमेंट की लगा रहे हैं, फ्यूचर में जब इसका 26 में आएगा 1 जुलाई को पेनाल्टी, तो इसका पेनाल्टी विदहेल्ड कर लीजिएगा, सबको दीजिएगा, इसको नहीं दीजिएगा। ठीक है, ये चीजें तो ये 1 2 3 3A 4 ये हो गए हमारे माइनर पेनाल्टी। क्लियर? अब जरा हमारे पास चूंकि जगह कम है तो हम चलते हैं मेजर पेनाल्टी की तरफ। ये चित्र देखिए आप लोगों ने बना रखा होगा, ये चित्र बड़ा काम आएगा 3A वाला, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। आइए जरा जरा देखते हैं पेनाल्टीज में हम लोग जो पढ़ रहे थे पेनाल्टी, उसमें तो हमने माइनर पेनाल्टी पढ़ ली। माइनर पेनाल्टी पढ़ने के बाद अब हमारा काम चला, अच्छा माइनर पेनाल्टी पढ़ तो लिए हैं, अभी प्रैक्टिकल आप करने नहीं पहुंचे हैं, कुछ प्रैक्टिकल बात भी करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से भी रख लेंगे और बेहतर आपके समझ के लिए हम ऐसा करेंगे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। पहले पेनाल्टी समझ लेते हैं। दूसरा देखिए मेजर, खतरनाक वाला पेनाल्टी। मेजर पेनाल्टी क्या है? सबसे पहले जो हमने बात किया था, यहां देखिए रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, ठीक है, रोमन 3A और रोमन 4 की बात किए थे। मैंने कहा था अदर देन रोमन 3A, अदर देन रोमन 3A जो भी होगा वो क्या होगा? जितना भी अब आप रिडक्शन करते हैं इन लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ठीक है, जो भी आप
रिडक्शन करने जा रहे हैं। रिडक्शन मतलब वही नीचे पे जो उनके आपने देखा लेवल 7 में ये स्टेप्स नीचे करते चले गए। रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, टाइम स्केल ऑफ पे फॉर, अब हमें नहीं पता कितना पीरियड, 3 साल तक के तो नीचे वाला इसी में था ना, इसमें था ना, मतलब मैक्सिमम कितना 3 ईयर तक था। 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते हैं, पेंशन को अफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पीरियड नहीं कहता हूं, फॉर कह रहा हूं स्पेसिफिक पीरियड, चाहे जितना आप रखें, फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। अब लेकिन इसमें कुछ डायरेक्शन रहेगा, मैं यहां से जोड़ता हूं विथ फर्दर, इसमें 2 डायरेक्शन दिए हुए रहते हैं। ऐसा विधेय उनको नीचे ले जा रहे हैं, टाइम स्केल ऑफ पे में आप लेवल 7 में ही नीचे ले जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे, जैसे एग्जांपल रख लिए थे हम लोगों ने, लेवल 7 का बनाया था, पहला रखा था 44,900, दूसरा था उनका 46,200, तीसरा हमने रखा था 47,600, इस तरह से हमने रख रखा था उनका पे लेवल में। नेक्स्ट 49,000 रखे थे। ये उनके एक लेवल 7 में क्या है, पे, आपने पे चार्ट 7th पे के हिसाब से बने हुए ये पे चार्ट थे। आपने देखा था किसी व्यक्ति को एक लेवल कम किया गया था, अभी मैं ऐसा करता हूं, उसे किसी को उठा के यहां ला दिया, पेनाल्टी लगाया और क्या किया, 49,000 से सीधे 44,900 पे पटक दिया, रिडक्शन हो गया उनका कितने, 2, ये मेजर पेनाल्टी हो गए। ऐसे पेनाल्टी में विथ डायरेक्शन रहेगा। विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या रहता है, मेनली 2 डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, मैं 2 डायरेक्शन की बात करूंगा। एक तो रहेगा कि जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इस पीरियड में, रिडक्शन पीरियड में क्या इंक्रीमेंट अर्न करेंगे, वैध, जैसे उनका 49,000 से 44,900 कर दिए, मान लीजिए 5 साल पीरियड के लिए कर दिए, तो क्या 44,900 जब इंक्रीमेंट का टाइम आएगा तो इनको 46,200 कर देंगे। ये इंस्ट्रक्शन रहेगा कि वेदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट, वेदर और नोट कहिए, वेदर और नोट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट will earn increment during reduction period, ड्यूरिंग रिडक्शन पीरियड। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट कोई इस रिडक्शन पीरियड में इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर हाँ लिखा हुआ है तो जैसे 5 साल के लिए आपने इनका पे रिड्यूस करके 44,900 कर दिया था, लेकिन पेनाल्टी 25 में लगी, 26 में ये ऑटोमेटिक यहां पहुंच जाएंगे, 27 में ये यहां पहुंच जाएंगे, इंक्रीमेंट अगर मिलना है तो। अगर नहीं मिलना है तो फिर इनको नहीं मिलना है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्लियर। अगर इंक्रीमेंट मिलना है तभी मिलेगा, ये लिखा रहेगा पेनाल्टी ऑर्डर में, ये डायरेक्शन रहेगा, देने के लिए इंस्ट्रक्शन है। दूसरा रहेगा कि ऑन एक्सपायरी ऑफ रिडक्शन पीरियड, ठीक है, क्या इनका फ्यूचर इंक्रीमेंट भी पोस्टपोन रहेगा, जब एक्सपायरी हो जाएगी पेनाल्टी पीरियड की तब क्या यह फ्यूचर इंक्रीमेंट को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। देखिए कहने का मतलब है, वेदर, मैं लिख रहा हूं पहले फिर मैं एग्जांपल देता हूं, वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ रिडक्शन पीरियड, जो ये जितना दिनों के लिए, जैसे 2 साल 4 साल के लिए आपने उनको रिड्यूस करके लोअर पे ला दिया था, उसी लोअर पे स्टेज पे उनको रख दिया था, तो वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ रिडक्शन पीरियड, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं
मैं अगर इसे साधारण शब्दों में लिखूं, वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ रिडक्शन पीरियड दिस विल हैव, इसका क्या होगा, दिस विल हैव एनी इम्पैक्ट या एनी इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है, और नोट या नहीं होगा ये बताएंगे, और नोट, ठीक है, ऑफ किस पर, ऑफ पोस्टपोनिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट, पोस्टपोनिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट। देखिए मैंने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, ब्रेक करने की कोशिश इसलिए किया है ताकि बेहतर समझ में आ जाए। वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ रिडक्शन पीरियड। अब आइए इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को आपने देखा 49,000 से 44,900 पे, मान लीजिए 5 इयर्स के लिए इनको क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। कहा गया इस पीरियड में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। चलिए इंक्रीमेंट भी नहीं मिला, ये 44,900 5 साल तक लेते रहे। कहा जब ये पीरियड खत्म हो गया तब क्या फिर ये नॉर्मली अपने बैचमेट के साथ 49,000 पे नॉमिनली आ जाएंगे और फिर यहां से अपना उनका इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा, 49,000 पे वापस रिस्टोर हो जाएंगे, यहां से फिर इंक्रीमेंट +1 +2 चलते जाएगा। या फ्यूचर में क्या वो 44,900 से इसका कोई पोस्टपोनिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट पे अगर इफेक्ट है तो फिर ये 44,900 पे ही अटके रहेंगे और ये 46,200 पे जैसे इंक्रीमेंट मिलता है या 47,600 पे, ये आने का इनका फ्यूचर इंक्रीमेंट पे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ा हुआ रहेगा, इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, उस पीरियड खत्म होने के बाद भी इनको नहीं मिलेगा, वो चलेंगे वहीं से जहां है 44,900 से, तब वहां से शुरू होकर 46,200 पीरियड खत्म होने के बाद आएंगे वापस। क्लियर है कि इसका ये 2 डायरेक्शन इसमें से दिए हुए रहेंगे। तो अदर देन 3A का जो भी, अदर देन 3A के बाद जो भी रिडक्शन है, मेजर पेनाल्टी है, उसमें 2 डायरेक्शंस रहेंगे कि भाई रिडक्शन पीरियड में इंक्रीमेंट अर्न करेगा या नहीं, और जब एक्सपायरी हो जाएगी पेनाल्टी पीरियड की तब क्या यह फ्यूचर इंक्रीमेंट को प्रभावित करेगा या नहीं, इसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट। मतलब फिर वो 44,900 से ही शुरू होगा, 46,200 46,200 47,600 ऐसे आते रहेगा या रिस्टोर कर जाएगा, इसका वहां पे दिया हुआ रहेगा। ये थे हमारे रोमन 5, इनको हम क्या बोलते हैं, रोमन 5। आइए मेजर पेनाल्टी में जरा चलते हैं हम रोमन 6 की तरह। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कई बार अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है, आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना किसी का रिडक्शन है क्या है, तो आपके पास बेहतर क्वेश्चन बना के बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है अंडरस्टैंड करने का। आइए जरा देखते हैं मेजर पेनाल्टी में ही कि भाई अब अगला 6ठा नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट है 6ठा नंबर। 7, 8, 9 तो काफी छोटा है, तो हम चल रहे हैं मेजर पेनाल्टी में। इस पार्ट को आप समझने के लिए यहां भी कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, गौर से समझिएगा। आपने मेजर पेनाल्टी में रोमन 5 पढ़ा है, अब रोमन 6 पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। अभी आप तक लेवल 6 में ही आप क्या हो रहे थे या लेवल 7 में ही आप क्या हो रहे थे, अपने पे लेवल में डिफरेंट सेल्स में ऊपर नीचे हो रहे थे, और उसमें फ्यूचर इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा इस तरह का आपको इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था। अब जरा कहते हैं रिडक्शन टू, देखिएगा वर्डिंग देखिएगा, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे। यहां पे शब्द लोअर
स्टेज नहीं है, लोअर टाइम स्केल ऑफ पे। अब यहाँ स्टेज हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, स्केल ऑफ पे ही रिड्यूस कर रहे हैं। लेवल 7 से किसी को लेवल 6 में ला रहे हैं या लेवल 5 में ला रहे हैं, सीधा सीधा ऐसे कर रहे हैं, पे लेवल ही कम कर रहे हैं। स्केल ऑफ पे, और आप कह सकते हैं ग्रेड और पोस्ट, ठीक है, और सर्विस। देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। आप किसी को क्या कर रहे हैं, कोई सेक्शन ऑफिसर है उसे सीधे एएसओ पे ला रहे हैं, ये रिडक्शन इन पोस्ट हो गया, उनका एसओ से एएसओ आपने रिड्यूस कर दिया, उन्हें भेज दिया, ये रिडक्शन ऑफ पोस्ट है। पहले आपने देखा था रोमन 5 में सिर्फ एक ही स्केल में आपका स्टेजेस कम हो रहा था, यहाँ रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड और पोस्ट और सर्विस है, ठीक है। इसमें जो रहेगा ये रहेगा, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट पीरियड के लिए रहेगा, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अगर इनफाइनाइट पीरियड के लिए है तो लिखना पड़ेगा कि इनफाइनाइट पीरियड के लिए जो भी रहेगा स्पेसिफिक पीरियड लिखा जाता है। इसका एक इम्प्लाइज कंडीशन रहेगा, ये क्या होता है, शैल बी बार टू प्रमोशन, ये प्रमोशन उस बीच में रुका हुआ रहेगा, आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है, शैल बी बार टू प्रमोशन। ये एक कंडीशन आपके पेनाल्टी में ही जोड़ दिया गया है, मैं इसे रेड से घेर देता हूं, शैल बी बार टू दी प्रमोशन, मतलब ये ना अनंत काल के लिए नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग सच पीरियड, उसी पीरियड में जिस पीरियड में आपके ऊपर ये पेनाल्टी लगा हुआ है, डीपीसी कंसिडर करेगी और आपको प्रमोशन नहीं देगी। किस पोस्ट से कहते हैं ड्यूरिंग सच पीरियड, और किस पोस्ट से प्रमोशन नहीं देगी, मान लीजिए आपको एसओ से एएसओ बना दिया गया है, तो जहां से आप रिड्यूस हुए आपके सारे एसओ दोस्त का प्रमोशन होगा, यहां एसओ से एएसओ आप बने थे, अब आपके सारे एसओ का प्रमोशन होगा, लेकिन आपका रह जाएगा, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं टू दी पोस्ट, कहां से, टू दी पोस्ट फ्रॉम विच गवर्नमेंट सर्वेंट वाज रिड्यूस्ड, जहां से आपको रिड्यूस्ड किया गया था। अब मान लीजिए आप 4 साल के लिए एएसओ बना दिए गए हैं, तो आपके सारे साथी का प्रमोशन हो जाएगा, आप 4 साल तक एएसओ ही रहेंगे, और वो 4 साल का पीरियड प्रमोशन के लिए काउंट भी नहीं होगा आगे फ्यूचर में। फिर अब बाद में क्वालिफाइंग सर्विस एसओ बनेंगे वापस, तब जाके पूरा करेंगे तो बनेंगे। तो स्पेसिफिक पीरियड रहेगा, इस पीरियड में सैलरी बार टू द प्रमोशन रहेगा, ये कंडीशन, प्लस इसमें 2 डायरेक्शन रहेंगे। अब मैं इसमें डायरेक्शन की बात करता हूं, विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन थोड़ा सा लैंग्वेज इसका रहता है इस तरह से, और नोट और ऐसे करके, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं। डायरेक्शन क्या रहेगा, मैं यही जोड़ दूं वेदर और नोट, विथ डायरेक्शन, ताकि आपको क्लियर रहेगा। मैं इसे ब्रेक करके वेदर और नोट, अब आगे आसान रहेगा। फर्स्ट डायरेक्शन रहता है, 2 डायरेक्शन की बात की है मैंने। फर्स्ट डायरेक्शन ये रहता है कि जो ये पीरियड ऑफ रिडक्शन है, ये ऑर्डर स्पेसिफाई करेगा, ऑर्डर में रहेगा, जो ऑर्डर रहेगा वो पेनाल्टी लगने वाला ऑर्डर, वो पेनाल्टी ऑर्डर क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्शन उसमें दिया होना चाहिए, क्या कि जो पीरियड ऑफ रिडक्शन है, जितने दिन इनको पीछे किया गया है, पीरियड ऑफ रिडक्शन का, पीरियड ऑफ रिडक्शन विल हैव, क्या ऐसा है, विल हैव इफेक्ट ऑफ postponing future increment,
क्या ऐसा है कि ये फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन करेंगे? जो इंक्रीमेंट फ्यूचर में पेनाल्टी अभी लगी, अब उनको जो अगला जुलाई में या जनवरी में जो भी डेट मिलने वाला है, क्या इसको इम्पैक्ट करेगा, मतलब रोक के रखेगा? कहते हैं अगर ऐसा है, अगर इफ सो ऐसा है, तो क्या होना चाहिए, कितना करेगा ये भी बताइए, टू व्हाट एक्सटेंट। ये चीजें इसमें एक इंस्ट्रक्शन ऑर्डर में दिया हुआ रहेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट ए नंबर इंस्ट्रक्शन। अब मैं बी नंबर इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूं, जिसके लिए मैं देखिए थोड़ा जगह अलग मैं बनाऊंगा, थोड़ी बहुत जगह की मैं कलर चेंज करके और जगह मैं अलग बना लेता हूं। बी नंबर को लिखने के लिए बी नंबर में रहेगा कि मान लीजिए सीनियरिटी रीगेन करेगा कि नहीं करेगा। जब पेनाल्टी पीरियड खत्म हो गया, कोई एसओ को एएसओ बना दिए 4 साल के लिए, जब वापस एएसओ से एसओ बनेगा तो क्या वो अपनी सीनियरिटी रीगेन करेगा कि नहीं करेगा? इसी बात को यहां पे मैं बी में लिख रहा हूं कि गवर्नमेंट सर्वेंट विल रीगेन, पुनः वापस उसको मिलेगा, रीगेन हिज हर जो भी हैं ओरिजिनल सीनियरिटी। क्या उनको मिलेगा ओरिजिनल सीनियरिटी कि नहीं? देखिए दो इंस्ट्रक्शंस थे, विल रीगेन ओरिजिनल सीनियरिटी इन हायर ग्रेड, जो भी उनका हायर ग्रेड जहां से वो वापस, जैसे एसओ ग्रेड, एसओ पोस्ट से मैंने कहा, तो उस एसओ पोस्ट से जो डिमोट होके आए थे उस हायर ग्रेड में क्या उनको ये सीनियरिटी मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो वो भी लिखा होना चाहिए पेनाल्टी में कि रीगेन करेंगे सीनियरिटी की नहीं। अगर करेंगे तो वो भी लिखा होना चाहिए कि हाँ जी ये सीनियरिटी रीगेन कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसी में समझने के लिए आपको। एक एसओ है, एएसओ बना दिया गया, कहा गया सीनियरिटी रीगेन नहीं करेंगे। जब ये मान लीजिए आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल तक के लिए लगा, 4 ईयर्स बाद ये अपने बैचमेट से क्या हो जाएगा, जूनियर हो जाएगा। जूनियर कितना, 4 साल जूनियर हो जाएगा, क्योंकि ये सीनियरिटी रीगेन नहीं करेगा। सीनियरिटी रीगेन करेगा तो फिर ये एसओ के साथ, वहीं एसओ अपने बैचमेट के साथ बन जाएगा, और फिर प्रमोशन में जो सीनियरिटी के लिए क्राइटेरिया हैं उसी को फॉलो किया जाएगा। रीगेन करेगा सीनियरिटी तो लॉस कम होता है, ठीक है। अगर रीगेन नहीं किया सीनियरिटी तो लॉस ज्यादा होता है। तो ये बी नंबर कंडीशन काफी खतरनाक है। कितना बड़ा मिसकंडक्ट है, ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट पे डिपेंड करता है कि भाई उसको रीगेन करने दें नहीं करने दें। दूसरा फ्यूचर इंक्रीमेंट पे, तो अब देखिए अगर इसे सिंपल, मैं काफी डिटेल में समझाना चाह रहा हूं, अगर सिंपल समझाना रहे तो रिडक्शन टू लोअर पे स्केल या पोस्ट जो भी कहिए, जिसका बार टू प्रमोशन होगा, साथ साथ एक दो इंस्ट्रक्शन रहेंगे। ए नंबर फ्यूचर इंक्रीमेंट पे क्या होगा और बी नंबर इस पे क्या होगा कि सीनियरिटी रीगेन करेंगे कि नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड रोमन 6। मैंने काफी इसे इलोबरेट करके ब्रेक करके आप लोगों के सामने रखा है कि आप लोग समझ पाए। आप लोग इसे एक बार पढ़ेंगे भी तो और क्लैरिटी आएगी। आइए जरा देखते हैं रोमन 6 के बाद। अब तो जो छोटे छोटे पेनाल्टीज हैं, जो मेजर पेनाल्टीज में आप पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे सवाल बन गए थे। मेजर पेनाल्टीज में जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें आपने रोमन 5 पढ़ा, रोमन 6 पढ़ा। रोमन 6 आपने देखिए, मैं उसे अब छोटा सा ब्रीफ आपके लिए बना देता हूं। किसी को क्या करते हैं, रिडक्शन टू लोअर, आप सीधा सीधा क्या करते हैं, लोअर पे स्केल में ही ले आते हैं। पे स्केल या पोस्ट जो भी कहिए, इसमें क्या करते हैं, ये बार टू प्रमोशन भी होता है कि भाई इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए उस पोस्ट से जिस पोस्ट से इसको नीचे किया गया ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। साथ साथ इसमें क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है। डायरेक्शन क्या रहता है, एक रहता है फ्यूचर इंक्रीमेंट का क्या होगा, फ्यूचर इंक्रीमेंट का क्या होगा। दूसरा डायरेक्शन रहता है कि भाई रीगेन करेगा सीनियरिटी की
नहीं करेगा, रीगेन सीनियरिटी और नॉट। बस यही ये छोटा सा रूल है। 6 के बाद आइए हम पढ़ते हैं जरा 7 नंबर। मैंने रिपीट भी किया है आपके बेहतर समझ के लिए। 7, रोमन 7, इसे कहते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट मतलब आपको क्या कर दिया जाता है, आप रिटायर होना चाहते नहीं थे, आपको रिटायर कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा इज्जत के साथ ही है आपका रिटायरमेंट, सही से मतलब चलो ठीक है पेनाल्टी ही लगी लेकिन आप चले जाएंगे। इससे खतरनाक होता है रिमूवल। रिमूवल में आपको कान पकड़ के निकाल दिया जाता है। बट रिमूवल जो है वो कहते हैं कि इसके लिए कहा गया है शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन, shall not be disqualification for future employment। आप कहीं भी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट में आपको एक जगह से रिमूवल हो गया, आप दूसरी जगह अप्लाई करके जा सकते हैं, कोई दूसरा नौकरी पा सकते हैं, रोक नहीं है। गवर्नमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट में शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। सबसे खतरनाक है लास्ट वाला जिसको कहते हैं डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब ये हो गया, डिसमिसल के केस का मतलब ये है कि अब आप डिस्क्वालीफाई हो गए फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट में। कहने का सेंस ये है कि शैल बी disqualification, shall be disqualification for future employment in गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सरकार में, सरकारी प्रतिष्ठान में, किसी भी सरकार में। इनका क्या होता है, इनका सर्कुलेट कर दिया जाता है कि ये डिसमिस्ड हैं। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं वहां पे भी आता है कि आपका रिमूवल या डिसमिसल या कंपल्सरी रिमूवल या डिसमिसल गवर्नमेंट से तो नहीं हुआ है। अगर आपका हो रखा होता है, अगर आपने झूठा इंफॉर्मेशन देख के दूसरी नौकरी ले ली और पकड़े गए तो आपको वहां से तुरंत हटा दिया जाएगा, प्लस और पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो डिसमिसल मतलब भविष्य में कभी नौकरी पाने के लायक आपको नहीं छोड़ा गया इन गवर्नमेंट। प्राइवेट कुछ भी करिए, नो प्रॉब्लम। एक बार क्वेश्चन पूछा था रिमूवल और डिसमिसल के डिफरेंस से, याद रखिएगा, रिमूवल और डिसमिसल के डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बार टू फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट। तो उसका ऑप्शन था डिसमिसल। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। आइए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस। अब ये पेनाल्टी आपने दो पढ़ा, मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी। कुछ में चीजें और बात कर लेता हूं तो पेनाल्टी के कुछ और चीजों को हम रिपीट नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे करते हुए, तब प्रोसीजर पे हम चलेंगे। लेकिन कुछ चीजें आज ही हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है पेनाल्टी के प्रोस्पेक्ट से। देखिए 5-10 मिनट और क्लास आगे लेके चलेंगे। पेनाल्टी में अगर याद रखिएगा गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक ऑर्डर किया, किसी को डिस्प्रपोर्शनेट एसेट पाया गया, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट एक बार पूछा हुआ है। अगर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है या अगर आपने एक्सेप्ट किया है, आपके ऊपर जो आरोप है वो प्रूफ होता है, ग्रेटिफिकेशन किसी से, मतलब कुछ पैसा लिए हैं आपने या कुछ उपहार लिया है, ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से आपने लिया है और वो किस लिए लिया है, तो कहते हैं लीगल रिम्यूनरेशन नहीं, वो तो ऑथराइज्ड थे। ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम एनी पर्सन एज ए रिवार्ड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, एज ए रिवार्ड, या कह सकते हैं कोई ऑफिशियल काम के लिए एज ए रिवार्ड कहिए, या मोटिवेशन कहिए, एज ए मोटिव नहीं, चलिए ऐसे रिवार्ड या कह सकते हैं मोटिव फॉर क्या करने के लिए,
डूइंग ऑफिशियल ड्यूटी, कि भाई उनका कोई काम पड़ा हुआ था, वो आपको करना था, आपकी ड्यूटी थी, आपने उसके लिए कोई ग्रेटिफिकेशन ले लिया है, ठीक है, या आपके पास डिसप्रपोर्शनेट एसेट पाया गया है, ऐसे केसेस में सख्त निर्देश है कि जो पेनाल्टी लगेगी वो पेनाल्टी खतरनाक वाला होना चाहिए। आइदर IX नंबर रिमूवल होना चाहिए उसका, या X नंबर क्या होना चाहिए, डिसमिसल होना चाहिए। इससे नीचे की पेनाल्टी नहीं होगी, एक बार पूछ दिया है। दूसरा, अगर कोई अदर देन पेनाल्टी लगाते हैं, इसके अलावे फॉर अदर पेनाल्टी अगर कुछ आप लगाते हैं तो आपको क्या करना होगा पता है, आपको रीजन रिकॉर्ड करना होगा, रिकॉर्ड रीजन फॉर दैट। इसके अलावे अगर लगाते हैं तो, नहीं तो आपको यही लगाना पड़ेगा। याद रहेगा आपको कौन सी पेनाल्टी लगानी है, दो ही चीजें, ग्रेटिफिकेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट। ग्रेटिफिकेशन किस लिए, मैंने कहा जो रिवार्ड, आपने किसी का कुछ ऑफिशियल काम कर दिया और उसके बदले आपको दे दिए जा रहे हैं, आपने किसी का प्रमोशन कर दिया उसके बदले आपको वो घूमने का अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इस तरह का। या मोटिव फॉर डूइंग ऑफिशियल ड्यूटी, कोई काम आपका करना था उसके लिए तो ऐसे चीजों के लिए यही दिया जाता है। देखिए कुछ, मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज ही बात करूंगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती पेनाल्टी की तरह है लेकिन पेनाल्टी है नहीं। तो आइए, ऑल आर एग्री, तो मैं थोड़ा क्लास को और आगे बढ़ा लूं, थोड़ा जो डिले हुआ उसको हम लोग कंपनसेट कर लें। देख लें एक बार घड़ी का टाइम, चलिए 5 मिनट और हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, 5 मिनट और सीख लेते हैं चीजों को। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती है पेनाल्टी की तरह, लेकिन ये कह सकते हैं कि विल नॉट अमाउंट टू पेनाल्टी, ये पेनाल्टी होता नहीं है। इम्पैक्ट लगता है ऐसा कि पेनाल्टी जैसा है, लेकिन ये चीजें पेनाल्टी नहीं होता। चुनने के लिए आता है क्वेश्चन, इसमें से कौन सा चीज, देखिए पेनाल्टी से सब क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसमें से कौन सा चीज है जो पेनाल्टी नहीं है, चुनिए। अब मैं कुछ चीजें शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखिएगा, ये सब पेनाल्टी नहीं है। फर्स्ट नंबर में लिख रहा हूं, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, आपने पढ़ा पेनाल्टी है, माइनर पेनाल्टी थी, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, लेकिन वहां पे मैंने कहा था फ्यूचर इंक्रीमेंट, यहां भी फ्यूचर इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर किसी का मान लीजिए किस वजह से इंक्रीमेंट विदहेल्ड हुआ है, ड्यू टू फेल्योर इन डिपार्टमेंटल एग्जाम, फेल्योर इन डिपार्टमेंटल एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। जैसे पुराने जमाने में होता था कि टाइपिंग टेस्ट आप पास करेंगे तभी आपको मिलेगा कुछ पोस्टों पे इंक्रीमेंट, नहीं तो नहीं, विदहेल्ड रहता था, वो कोई पेनाल्टी नहीं है। मैंने कहा ना विल नॉट अमाउंट टू पेनाल्टी, पेनाल्टी वही है जो गुड एंड सफिशिएंट रीजन की वजह से, जो मैंने बताया पहले आपने देखा है पढ़ा है वही है, बकाई उसके अलावे जो भी विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है पेनाल्टी नहीं है, अदर देन मिसकंडक्ट की वजह से जो भी है वो पेनाल्टी नहीं है। किसी का मान लीजिए आप क्या करते हैं कि टाइम स्केल ऑफ पे में पहले एक इफिशिएंसी बार का भी कंसेप्ट होता था, तो आप कह सकते हैं कि ड्यू टू इफिशिएंसी बार, पहले क्या होता था कि अपार में ये ग्रेड चाहिए, नहीं तो उनको क्या होता था इफिशिएंसी बार लगा दिया जाता था कि ये अगर उनका रहेगा तो उनको ये इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। कंडीशन था कि इफिशिएंसी के लिए कुछ ना कुछ वेरी गुड कंडीशन या कुछ इस तरह का कंडीशन लगा दिया जाता था, आजकल नहीं दिखता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपको अदर जगहों पे दिखेगा कहीं पे, ठीक है। उसमें क्या हो जाता था कि आप जहां पे में हैं, अभी एफिशिएंसी बार की वजह से आपका वहीं पे बेसिक पे रुक जाता था, स्टॉपेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन टाइम स्केल ऑफ पे, टाइम स्केल ऑफ पे,
जहां पे है वहीं पे। कई बार देखें आप लोग ऐसे करिएगा, इफिशिएंसी बार गूगल में डाल के देखिएगा, इन टाइम स्केल ऑफ पे आपको दिखेगा, कहीं कहीं बैंक वगैरह में अभी एग्जिस्ट करता है। जस्ट एक कंडीशन लगा होता है कि भाई वेरी गुड गुड कुछ हो तभी हम आपको ये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलिए, डीपीसी कंसीडर करती है, डीपीसी क्या करती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कंसीडर करती है बट नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रमोशन, आपको रिकमेंड नहीं करती है प्रमोशन। ये विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन नहीं हुआ, नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रमोशन, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, ये कोई पेनाल्टी नहीं है। हो सकता है किसी कारण से डीपीसी को लगा कि भाई नहीं करें तो नहीं करें, लेकिन पेनाल्टी थोड़ा था, पेनाल्टी गुड एंड सफिशिएंट रीजन के लिए होता है। प्रोबेशनर का रिवर्सन, रिवर्सन ऑफ प्रोबेशनर, प्रोबेशनर जो आते हैं, ठीक है, उस प्रोबेशनर का रिवर्सन कर देते हैं। उनके पास रहता है ना कि भाई आपको ये सेटिस्फाई करने हैं कंडीशन, नहीं हुआ, प्रोबेशनर को रिवर्सन कर दिए वापस। प्रोबेशनर का रिवर्सन भी हो सकता है, इनका टर्मिनेशन भी हो सकता है। जहां पे देखिए दो तरह के प्रोबेशनर हैं, एक होते हैं ऑन प्रोबेशन, ठीक है, जैसे एक बार डिपार्टमेंट में आप किसी पोस्ट पे हैं, प्रमोशन पाकर के जो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रमोशन के बाद ये ऑन प्रमोशन कहलाता है, तो उसमें रिवर्सन हो जाता है। प्रोबेशनर का टर्मिनेशन भी हो जाता है, अगर टर्मिनेशन क्या है, एज पर टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है, एज पर टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, उसमें लिखा हुआ था कि भाई इस वजह से आपको हम इतने दिनों तक के लिए काम के लिए रखेंगे, ठीक है। तो अगर वो है तो उसे आप क्या करेंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हाँ अपॉइंटमेंट का टर्म ही यही था कि 4 साल रखेंगे आपको, फिर टर्मिनेट करके आपको हम हटा देंगे। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हैं जो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट में के केसेस में भी टर्मिनेशन होता है, वो सब पेनाल्टी नहीं है। देखिए ये जो है एज पर टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कोई मिसकंडक्ट के लिए नहीं, अदर देन मिसकंडक्ट, ये ध्यान रखिएगा, उसका टर्मिनेशन मिसकंडक्ट के लिए भी हो सकता है, अदर देन मिसकंडक्ट, ये मैंने जोर दिया है। इसको कहने के लिए कहें तो एज पर टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब कह सकते हैं ऑन स्पेसिफिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ही था कि भाई हम इतने दिन रखेंगे आपको, स्पेसिफिक एग्रीमेंट, ठीक है। ये पेनाल्टी नहीं है, मैं कुछ और पेनाल्टी की बातें कर रहा हूं जो पेनाल्टी नहीं है। डी के बाद मैं कह रहा हूं जैसे वीडिंग आउट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, वीडिंग आउट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, वीड आउट करती है। 56J है, 56J में किसी को कंपल्सरीली रिटायर्ड कर दिए, कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया आप, ये पेनाल्टी नहीं है, 56J पेनाल्टी नहीं है, ये वीडिंग आउट है अंडर पेंशन रूल, गवर्नमेंट के जो पेंशन रूल हैं उसके अंतर्गत ये वीडिंग आउट है, तो ये भी आपको पेनाल्टी नहीं होगी। मैं कुछ और बातें करता हूं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मैं हर तरह की बातों को चाहता हूं कि कई बार आपको हायर पोस्ट से रिवर्सन हो जाता है, रिवर्सन कर दिया जाता है, पता है क्यों, ड्यू टू अनसुटेबिलिटी, आप सही नहीं पाए जाते हैं कि भाई इस पोस्ट की ड्यूटी करने के लिए आप योग्य नहीं पाए गए, ये मिसकंडक्ट नहीं है, अनसुटेबल पाए गए, ये भी पेनाल्टी नहीं है। आपको कहा गया कि चलिए इसमें भी क्या होना चाहिए, मैं जोड़ देता हूं, ग्राउंड जो होना चाहिए अदर देन मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट वाला नहीं होना चाहिए ग्राउंड, अदर देन मिसकंडक्ट, याद रखिएगा, ग्राउंड जो भी रहेगा अदर देन मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट वाला कोई भी ग्राउंड हो दैट इज पेनाल्टी। अब मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं, विल नॉट अमाउंट टू पेनाल्टी में थोड़ी सी जगह भर गई है तो मैं इसमें थोड़ा जगह बना लूं, ये मैं फिर से लिख देता हूं, विल नॉट
अमाउंट टू पेनाल्टी, पूछेगा चुनने के लिए, विल नॉट अमाउंट टू पेनाल्टी। देखिए कई बार क्या होता है कि जो जैसे कि आपने एक पढ़ा था 3C, मुझे याद आ रहा है कंडक्ट रूल में आपने पढ़ा था 3C में वहां पे आपने पढ़ा था सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। वहां पे आपने पढ़ा था कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। देखिए वो जो एग्राइव्ड वुमन है उनको लीव भी देती है। दूसरा एक नया चीज आप जानिए, यहाँ पे मैंने वहां बात नहीं किया था, यहाँ पे बात कर रहा हूं, कंपनसेशन अवार्ड कराती है। अगर मान लीजिए जिस महिला के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उस महिला को, ये किसको मिलता है, एग्राइव्ड वुमन को, किसको मिलता है, कुछ ट्रीटमेंट में खर्चा आ रहा है तो वो सब दिलवाती है एग्राइव्ड वुमन को। इस तरह का ये पे कौन करते हैं, ये जो पे करने वाले होते हैं पेड बाय जो भी चार्ज ऑफिसर होते हैं, आरोपित आदमी होते हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, चार्ज ऑफिसर या कहिए इनको मतलब कि जो ऑफेंडर हैं जिन्होंने ये गलती की है वो। ये कंपनसेशन अवार्ड जो है कौन करवाता है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी करवाती है। ये पेनाल्टी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या है, पेनाल्टी नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे जितने भी मैंने कंडीशन बताए हैं, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास का जो हमारा ड्रॉबैक मैपिंग है वो ये रहेगा, मैं कुछ जीआईडी की बात करूंगा, जीआईडी पेनाल्टी से रिलेटेड, जीआईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो क्लैरिफिकेशन आए हैं, और कुछ मैं अगले क्लास में पेनाल्टी के एग्जाम्पल की भी बात करूंगा ताकि जो आपका कंफ्यूजन रह जाएगा वो दूर हो जाएगा। साथ साथ मैं पेनाल्टी से आगे जब बढ़ूंगा तो मुझे वहां पे आपको प्रोसीजर्स, अच्छा एक मैं यहीं पे बात करूंगा, मुझे याद जरूर दिला दीजिएगा, ब्रेक इन सर्विस की बात करूंगा और डाइज नॉन की बात करूंगा। ये दोनों क्या है, लगता पेनाल्टी जैसा है क्या है, या सर्विस रेगुलाइज करने का मेथड है, ये भी बात करेंगे। साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीजर्स की बात करेंगे। 2 क्लास आपका चलेगा। प्रोसीजर्स में रूल 15 माइनर पेनाल्टी और रूल 14 मेजर पेनाल्टी की बात करेंगे। देयर आफ्टर 1 क्लासेस आपके बचेंगे, जो क्लासेस आपके होंगे रिवीजन, रिव्यू, अपील, रिवीजन, रिव्यू, इस सब की हम बात करेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्लस विजिलेंस क्लियरेंस के बारे में भी, किस किस कंडीशन में डिनाई करने हैं, किस किस कंडीशन में देने हैं, इसकी बात करेंगे। जो हम यहाँ पे रूल 14, 15 में बात करेंगे वो पूरी तरह से आप देखेंगे, आईओ, पीओ, इंक्वायरी, डिफेंस असिस्टेंट कितने हो सकते हैं, कितने केसेस नंबर, सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो 2 क्लास का हमारे पास बचा हुआ है। चलिए आज की क्लास में पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं लूंगा।